हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेप्टोप्लास्टी टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सेप्टोप्लास्टी जो टॉपिक है, इसमें हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। तो मेनली ये जो ऑपरेशन है वो हमारे नाक से जुड़ी है। अगर किसी का नाक बाई द वे किसी भी वजह से, ठीक है, चाहे एक्सीडेंट हो गया हो या फिर अपने आप वो टेढ़ा हो गया हो और देखने में अजीब लग रहा हो, अजीब देखने में लग रहा है तो चलिए फिर भी बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन अगर उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगा, क्यों होगा? क्योंकि वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर दे रहा है, जो सांस की नली है उसे ब्लॉकेज कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन किस तरीके से किया जाएगा। और मेनली डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए सेप्टोप्लास्टी की जाती है, यानी हमारे नाक के बीच में आप देखते होंगे दो होल है, तो उसके बीच में क्या है, एक दीवार है, इसी को कहते हैं नेजल सेप्टम, जो कि दोनों नॉस्ट्रिल को डिवाइड करती है, एयरवे को डिवाइड करती है, ठीक है। सेप्टम का मतलब आप समझ गए। जब ये सेप्टम टेढ़ा हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन करने लगे या मोटा हो जाए या फिर किसी भी ट्रॉमा की वजह से, चोट की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हो, तो उसके लिए ऑपरेशन की जाती है, जिसमें उस नेजल सेप्टम को रिपेयर किया जाता है और स्ट्रेट कर दिया जाता है। ये होता है सेप्टोप्लास्टी। तो सेप्टोप्लास्टी क्या है? एक सर्जरी है, सर्जिकल प्रोसीडर है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो नेजल सेप्टम है, जो बीच का दीवार है, दोनों जो होल है, दोनों बिल जो है नाक का, उसके बीच का जो दीवार है उसको सीधा कर दिया जाता है। जो टेढ़ा है उसको काट के निकाल दिया जाता है, जो भी बोन कार्टिलेज है, ठीक है, उसको काट के हटा दिया जाएगा और फिर उसको स्ट्रेट कर दिया जाता है, वहाँ पे स्प्लिंट सेट कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक, और अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीडर है जिसमें कि नेजल सेप्टम को स्ट्रेट कर दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है। ये मेनली नाक का ऑपरेशन है। अब चलिए हम लोग इसके इंसिडेंट्स को समझते हैं। तो मेनली एक कॉमन प्रोसीडर है, एकदम सामान्य प्रक्रिया है, जो कि ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा? ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है, ठीक है। सर्जन जो हैं यूएस के, वो लगभग 2.5 लाख केस हर साल परफॉर्म करते हैं, यानी 2.6 लाख केसेज हर साल, ठीक है, यूएस में परफॉर्म किया जाता है। यानी सर्जन के द्वारा ऑपरेशन कितना किया जाता है हर साल? तो लगभग 2.5 लाख केसेज, ठीक है। ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट्स के द्वारा परफॉर्म होने वाला ये सबसे कॉमन प्रोसीडर है। सेप्टोप्लास्टी क्या है? तो नाक का जो सेप्टम होता है उसे रिपेयर करके स्ट्रेट कर दिया जाता है। अब देखिए कि कब ये ऑपरेशन करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि नाक थोड़ा बहुत तो सबका टेढ़ा होता है, ठीक है, कुछ ही लोग हैं जिसका टेढ़ा नहीं होता है। तो कब ऑपरेशन की नीड होगी? तो इसमें क्या है कि जब हमारा ये अपार्ट फ्रॉम इन पेशेंट्स विद डेविएटेड नेजल सेप्टम कॉजिंग एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन लीडिंग डिफ़िकल्टी विद ब्रीदिंग, अगर ये नेजल सेप्टम इतना टेढ़ा हो गया है, इतना मोटा हो गया है, इतना इंजर्ड हो गया है कि ये क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है हमारे सांस लेने की नली में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, और इस क्या करता है कि सांस लेने में दिक्कत कर रहा है, ठीक है। जब हम सांस नहीं ले पाएंगे तो दिक्कत होगा हमें बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं कि कब ये ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो इसमें है कि एक्यूट नेजल और साइनस इन्फेक्शन, जब आपको सर्दी खांसी, नाक बह रहा है तो आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद भी नाक बहेगा तो दिक्कत होगा, खांसी आएगी तो नाक से भी तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन है, साइनस में वही सर्दी खांसी हो जाता है, तो अगर किसी को नेजल या फिर साइनस इन्फेक्शन है तो ये ऑपरेशन जो है पोस्टपोन कर दिया जाता है, नहीं किया जाता। और कभी भी उस पेशेंट का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए जिस पेशेंट में शुगर हो, बीपी बढ़ी हुई हो, ठीक है, कोई बहुत ही हार्ट की डिजीज़ हो, बहुत ही सीरियस वाली। तो जब तक उनका इलाज ना हो रहा हो, ठीक है, अगर उनका इलाज हो गया है और वो अभी नॉर्मल है तब तो ऑपरेशन किया जा सकता है, तब ठीक है। लेकिन अगर उनका इलाज नहीं है, अनट्रीटेड है और उनका बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो फिर इस कंडीशन में इसका ऑपरेशन किया जाना सही नहीं है।
दो कंडीशन तो आप समझ गए कि कब ऑपरेशन नहीं करना है। मेन एक और है कि जब आपका वाइटल एबनॉर्मल होगा, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी या घटी हुई होगी, ऑक्सीजन सेचुरेशन एकदम डाउन होगा, रेस्पिरेशन रेट सही नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका वाइटल एबनॉर्मल है तो ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो कंट्रा इंडिकेशन आप लोग समझ गए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन के पहले क्या केयर प्रोवाइड करना होता है मरीज को। तो पहले तो अगर मुंह का ऑपरेशन हो रहा है या नाक का हो रहा है तो नील पर ओरल रखना है। मरीज को कुछ भी खाने से मना करना है क्योंकि वो एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है। नाक से मान के चलिए खाना निकल जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, तो उन्हें नील पर ओरल रखना है। दूसरा है कि सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन और जो भी सीटी, एमआरआई या फिर पैरानेजल साइनस का एक्सरे वगैरह जो भी कहा गया हो, सीटी स्कैन कहा गया हो, वो सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए। वाइटल मॉनिटरिंग होना चाहिए कि उनका जो वाइटल है वो नॉर्मल है। उनको अच्छे से एसेस किया होना चाहिए कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यानी उनका मेंटली फिजिकली उनको फिट करना होगा, यानी साइको सोशल असेसमेंट करना होगा, ठीक है। उनको बोलना हो कि इसके बाद नहीं होता कि कोई लोग सोचते हैं ऑपरेशन के बाद समाज में क्या लोग सोचेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं दिक्कत होगा, ये उनको समझाना है। उनसे कंसेंट लेना है कि इस ऑपरेशन के दौरान क्या होगा, कैसे होगा, क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये सब मरीज़ से डिस्कशन करना होता है ऑपरेशन से पहले। और उनसे उनके फैमिली का और उनका साइन लेना होता है। पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए पूरा, ठीक है। आईवी फ्लूइड वगैरह यानी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। पहले एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे देते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कट लगता है ना। मान के चलिए अगर बाहर इंसिजन लग रहा है तो मेनली हेमी ट्रांसफिक्शन इंसिजन बाहर लगता है और अंदर लगाया जाता है किलियंस इंसिजन। तो इंसिजन तो लग रहा है, कट तो लग रहा है ऑपरेशन के दौरान, और अंदर बहुत कुछ किया जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होने की चांसेज होती हैं। इसीलिए पहले ही एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है कि किस तरह की एनेस्थीसिया मरीज को दी जाती है। तो जनरल एनेस्थीसिया कब दिया जाएगा, जब बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सेप्टम डेविएशन होगा तब, बहुत ज़्यादा ही ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा होगा तब। लोकल में कब करेंगे, जब थोड़ा बहुत डेविएशन है और थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तब जो है क्या करेंगे कि लोकल दे के और ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। पोजीशन कौन सा होगा, तो सुपाइन या फिर रोज पोजीशन कर सकते हैं। इंसिजन कौन कौन सा लगेगा, तो हेमी ट्रांसफिक्शन इंसिजन जो कि बाहर लगता है, या फिर किलियंस इंसिजन लगाया जाता है जो कि अंदर लगता है, ठीक है, सेप्टम पे इंसिजन लगता है, तो किलियंस इंसिजन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है कॉल्यूमेलर इंसिजन जो कि राइनोप्लास्टी के टाइम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीडर, यानी क्या प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे क्या प्रक्रिया होती है ऑपरेशन करने की। पहला है कि पेंटिंग ड्रैपिंग, सेवलॉन स्प्रेड बेटाडिन से एकदम अच्छे से सफाई कर दिए, इंसिजन लगाते हैं, पेंटिंग ड्रैपिंग कर दिए, पोजीशन बना दिए। इसके बाद हमारा क्या है कि पोजीशन भी बनाना होता है। मेनली सबसे पहले एनेस्थीसिया दिए, मान के चलिए जनरल एनेस्थीसिया दे दिए, सेवलॉन स्प्रेड बेटाडिन से सफाई कर दिए, यानी पेंटिंग ड्रैपिंग। थर्ड स्टेप होता है पोजीशनिंग बनाना, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि सबसे पहले एनेस्थीसिया लिखेंगे, फिर लिखेंगे पोजीशनिंग, फिर पेंटिंग ड्रैपिंग, फिर लिखेंगे इंसिजन, इंसिजन में किलियंस इंसिजन, फिर लिखते हैं कि फ्लैप, फ्लैप कौन कौन से होते हैं, तो म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल, म्यूको का स्पेलिंग होता है MUCO, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, MUCO और सब सही है। तो म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल जो है कार्टिलेज यूज किया जा रहा है, तो म्यूको पेरिकॉन्ड्रियल आप समझ गए। अभी म्यूको पेरियोस्टियल, तो पेरियोस्टियम क्या होता है, तो PERIOSTEUM पेरियोस्टियम होता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी स्पेलिंग आप सुधार लीजिएगा, तो MUCO PERIOSTEAL म्यूको पेरियोस्टियल जो कि बोन के लिए है। तो यहाँ पे मेनली आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख रखा है, तो आपने ये याद करना है आपको कि एलिवेशन ऑफ फ्लैप, ठीक है। यहाँ मेनली आप ये याद रखिए कि फ्लैप को एलिवेट करते हैं यानी उठाते हैं। फिर क्या है, तो जो भी बोन और कार्टिलेज जो हैं डेविएट हो गई हैं यानी टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, उन्हें कट करके रिमूव करना है। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत डेविएशन है उसको स्ट्रेट कर देना है।
और फिर क्या करना है, तो नेजल स्प्लिंट, ठीक है, इम्प्लांट कर देना है। इम्प्लांट में नेजल स्प्लिंट है जो कि सिलिकॉन का बना होता है। अब ये लगा लिए, फिक्स कर दिए। अब उसको फिक्स करने के लिए क्या है, तो सूचर्स का यूज करना है और उसे फिक्स कर देना है। फिर नाक में जो है पैकिंग डाल देना है, गॉज पीस डाल के अच्छे से ड्रेसिंग कर देना है। अब देखते हैं कि सेप्टोप्लास्टी के एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ऑपरेशन के बाद क्या फ़ायदा होगा। तो जो दिक्कतें हो रही थी पहले वो नहीं होगी। यानी पहले आपको क्या था कि कोई भी स्मेल आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो क्या हो जाएगा कि आपके सेंसेज, जो भी आपके सेंस थे स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए, क्योंकि नाक से ही तो आप कुछ महक लेते हैं, सूंघते हैं, स्मेल लेते हैं, तो स्मेल के सेंसेज जो है इम्प्रूव हो जाएंगे। आपका जो है बेटर स्लीपिंग क्वालिटी, आपका जो है नेजल ऑब्स्ट्रक्शन था, सांस लेने में दिक्कत था, खर्राटे की आवाज़ आने लग रही थी, तो आपका जो है इसमें सुधार हो जाएगा, आप अच्छी नींद ले पाएंगे। नेक्स्ट है कि आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ब्रीदिंग क्वालिटी सुधर जाएगा, स्लीपिंग क्वालिटी सुधर जाएगा और स्मेलिंग सेंस आपका जो है इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, तो ऑपरेशन के बाद किस तरह की केयर मरीज को प्रोवाइड करनी होगी, यानी पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या है। तो पहला है कि वाइटल मॉनिटरिंग करना है और मरीज को बहुत ही हल्का खाना देना है, सॉफ्ट डाइट, क्योंकि वो एकदम टाइट अभी चने चबाने लगे या फिर कुछ एकदम नॉनवेज चिकन वगैरह खाने लगे या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ टफ खाने लगे जिससे बहुत चबाने की ज़रूरत है, तो क्या होगा कि उनके नाक पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और अभी तुरंत ऑपरेट हुआ है मरीज़, तो दिक्कत तो हो सकती है, आप खुद से कॉमन सेंस लगाइए। तो मरीज़ को हल्का खाना देना है, जो कि जैसे दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह खिला दीजिए, या फिर जो ज़्यादा चबाना ना पड़े, ठीक है। वाइटल मॉनिटरिंग करते रहना है, मेडिकेशन प्रॉपर्ली, जो भी मेडिकेशन मरीज को दिया गया है कि आपको खाना है दवा, वो आपको प्रॉपर्ली खाना है। आपका जो है ड्रेसिंग में क्या करना है कि 24 घंटे में पैकिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, 24 घंटे बाद ही। और फिर क्या है कि ड्रेसिंग वगैरह चेंज करना हो तो वो आप 24 से 48 घंटे में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो मरीज़ का पोजीशनिंग का भी ध्यान देना है। मरीज़ को सेमी फॉलर या फिर फॉलर पोजीशन में बैठाना है, ताकि उनका जो है नाक से ब्लड वगैरह जो है वो ना आ पाए, ठीक है। अगर वो लेटे हैं तो पूरा नाक पे ब्लड ऐसे आ सकता है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए पोजीशनिंग सही रखना है, यानी सेमी फॉलर या फॉलर पोजीशन में उनको लिटाना है, ठीक है। वो तो बैठा हुआ पोजीशन ही है, सेमी फॉलर और फॉलर, ठीक है। तो इस पोजीशन में उनको रखना है, पूरी तरीके से अच्छे से मेडिकेशन वगैरह करना है, खाना सही देना है और वाइटल मॉनिटरिंग करते रहना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना है। वैसे इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती नहीं है, तो ज़्यादा ब्लड वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, यानी क्या दिक्कतें हो सकती हैं ऑपरेशन के बाद। तो नेज़ल डिफॉर्मिटी हो सकता है, आपको अजीब सा लगेगा नाक, या फिर किसी का नाक सही से ऑपरेट ना हुआ है तो दिक्कत तो हो सकती है। तो एक्सटर्नल नेज़ल डिफॉर्मिटी ये हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ऑपरेशन हुआ है उसके बाद आपने सुना होगा कि इन्फेक्शन तो बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जो कि दवाइयों के बाद फ़िलहाल कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट करेक्शन विद परसिस्टेंट नेजल सिम्टम, यानी कि आपका जो है ऑपरेशन हो चुका है फिर भी लक्षण आ रहे हैं, आपको दिक्कत हो रहा है दोबारा, क्योंकि सही से आपका जो है ऑपरेशन नहीं हो पाया था। इसके बाद नेक्स्ट है कि नेजल सेप्टम परफोरेशन, यानी परफोरेशन भी हो सकते हैं, यानी कि अगर ऑपरेशन सही से नहीं हुआ तो होता है ना कि लीकेज वगैरह होना, थोड़ा बहुत वहाँ से होल्स वगैरह हो जाते हैं छोटे छोटे, तो परफोरेट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेजल सेप्टम परफोरेशन तो हो गया। अब हमारा सेप्टल हेमाटोमा, यानी क्या होता है कि ब्लड क्लॉट कलेक्शन हो जाते हैं, यानी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रहा होता है, वहीं पे खून का थक्का जम के और बहुत सारे खून के थक्के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो वही कि हेमाटोमा हो जाता है, ठीक है, सेप्टल हेमाटोमा। सेप्टल एब्सेस, यानी कि इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे जो है जो हेमाटोमा था वो कलेक्शन होने लगा, वहाँ पे पस कलेक्शन, मवाद भरने लगा, तो वो हो गया सेप्टल एब्सेस। नेक्स्ट है वॉइस चेंज, नाक का ऑपरेशन हुआ है, नाक को अगर बंद करके आप बोलते हैं तो आपका वॉइस कैसा आएगा, आप करके देखिए प्रैक्टिकली। तो इसी तरीके से है कि वॉइस चेंज हो सकता है, ठीक है, नाक के ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा आवाज़ में बदलाव हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट सेट, यानी इंस्ट्रूमेंट सेट क्या होंगे, तो मेनली यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रूमेंट सेट का नाम रखा है और वो है किलियंस स्पेक्यूलम। नेजल स्पेक्यूलम के नाम से भी आप उसे जान सकते हैं, और स्पेक्यूलम का स्पेलिंग यहाँ देख लीजिए, मिस्टेक है उसमें भी,
SPECULUM, स्पेक्यूलम, ठीक है। किलियंस स्पेक्यूलम या नेजल स्पेक्यूलम, ठीक है। स्पेक्यूलम का मिलने का काम क्या होता है, ताकि अंदर के स्ट्रक्चर अच्छे से विजुअलाइज हो पाए, एक तरह का रिट्रैक्टर ही समझ लीजिए इसे, ठीक है। और सारे जनरल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे BP हैंडल, ब्लेड, फिर हो गया आपका आर्टरी में मस्क्यूटो वगैरह, और फिर जो मीडियम आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, ठीक है, एलिस वगैरह ले सकते हैं आप, ठीक है। और बोन वगैरह को कट करने के लिए आप छोटे छोटे औजार जो है ऑर्थो रिलेटेड ले सकते हैं। तो और भी बहुत सारे यहाँ पे किडनी ट्रे, बाउल वगैरह, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप रख सकते हैं एज पर नीड, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और एग्जामिनेशन के व्यू से भी देखें तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।